नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। रात्रि 9 बजे के न्यायाधीश, 9 o'clock जजेस। आपको थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा यह शीर्षक देखकर। थोड़ा विचित्र सा शीर्षक है क्योंकि अमूमन अदालतें 5 बजे तक ही कार्य करती हैं, तो निश्चित तौर पर न्यायाधीश भी न्याय पटल पर 5 बजे तक बैठते हैं। मेरा शीर्षक रात्रि 9 बजे के न्यायाधीश क्यों है, ये जब आप जानेंगे तो निश्चित तौर पर आप अधिकतर मुझसे सहमत भी होंगे, ऐसा मेरा मानना है। कोरोना संकट काल के दौरान जो इन दिनों चल रहा है, वैश्विक महामारी के दौरान 14 जून 2020 के दिन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पॉश इलाके, बहुत महंगे इलाके बांद्रा के एक फ्लैट में मुंबई के फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके बेडरूम में उनके कमरे के पंखे से लटका हुआ मिलता है। शुरुआती चरण में इसे आत्महत्या करार दिया गया, लेकिन अभी 2 माह भी पूरे नहीं हुए हैं, एक दिन बाकी है। कल 2 माह उनकी आत्महत्या या कथित तौर पर हत्या को हो जाएंगे। ये मामला आत्महत्या से हत्या की ओर मुड़ गया। हाई प्रोफाइल लोगों के, अलग अलग क्षेत्रों के हाई प्रोफाइल लोगों के मामले में कूद पड़ने से ये मामला और ज़्यादा रहस्यमय हो गया। बची खुशी कसर जो थी वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एंकरों ने पूरी कर दी। इन शूरवीर एंकरों ने मीडिया ट्रायल करके इस आत्महत्या को या इस मृत्यु को इतनी रहस्यमय और रोमांचकारी और महत्वपूर्ण बना डाला कि आम आदमी को प्रभावित करने वाले मुद्दे गौण हो चुके हैं, या फिर उनको जानबूझकर किसी सोची समझी रणनीति के तहत गौण कर दिया जा रहा है। इन शूरवीर, महाज्ञानी, रक्षा विशेषज्ञ, अपराध विशेषज्ञ, विज्ञान विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री समेत नाना प्रकार की विधाओं के विशेषज्ञ एंकरों को एक अद्भुत नाम एनडीटीवी के मुंबई ब्यूरो के ब्यूरो चीफ सौरभ गुप्ता ने अपने एक आलेख में दिया, जो मैंने पढ़ा और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने शीर्षक दिया 9 o'clock जजेस, यानी रात्रि 9 बजे के न्यायाधीश। यह प्राइम टाइम में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक चैनल के इन शूरवीर एंकरों को दिया गया नाम है, विश्लेषण है। तो चलिए थोड़ा विस्तार से, बगैर किसी पूर्वाग्रह के, बगैर किसी इमोशनल अत्याचार के मामले को समझने का प्रयास करते हैं। इस पूरे सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण को समझने का प्रयास करते हैं। साथ में यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार के मामलों की जांच किस प्रकार की अवस्था में कर सकने के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त है। मुंबई पुलिस ने इस फिल्मी सितारे की मौत की जांच जब शुरू की, तब उसे शायद ही इल्हाम रहा होगा, शायद ही हल्का सा भी इल्हाम रहा होगा कि यह जांच ऐसा रंग लाएगी जिससे उसकी इतनी बड़ी छीछालेदर हो जाएगी। पुलिस ने अपनी जांच में अब तक क्या पाया, सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण को निष्पक्ष भाव से समझने के लिए पहले इसे समझा जाना बहुत जरूरी है। इसलिए जरा गौर से सुनिएगा, आज तक की जांच कहां से कहां तक पहुंची है। शनिवार 13 जून की रात, 14 जून की सुबह सुशांत सिंह राजपूत अपने कमरे में एक पंखे से लटके हुए पाए गए थे। उससे ठीक पहली रात, 13 जून की रात, राजपूत ने देर रात्रि से डिनर किया, आखिरी खाना खाया, सपर लिया या डिनर लिया। उस रात 2 बजे, या अगर हम भारतीय पद्धति के हिसाब से चलें तो अगली सुबह 14 जून की सुबह 2 बजे के आसपास उन्होंने 2 महत्वपूर्ण कॉल की। उन्होंने जो महत्वपूर्ण कॉल की, फ़ोन मिलाने का प्रयास किया, वो एक था अपनी मित्र रिया चक्रवर्ती को, जो फिल्म अभिनेत्री हैं, और दूसरा टीवी कलाकार मेहर शेट्टी को। मेहर शेट्टी कई टीवी कार्यक्रमों में आते रहते हैं।
दोनों के ही फ़ोन नहीं उठे, रात्रि 2 बजे फ़ोन मिलाए गए थे इसलिए नहीं उठे। इसके बाद गूगल बाबा से सुशांत सिंह राजपूत ने 3 शब्दों को सर्च किया। पहला शब्द है सिजोनोफेरिया, दूसरा है पेनलेस डेथ और तीसरा है बाइपोलर डिसऑर्डर। दोनों शब्द सिजोनोफेरिनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर डिप्रेशन की बीमारी के बारे में है, मानसिक बीमारी के मानसिक अवसाद के बारे में है, और पेनलेस डेथ यानी कि किस प्रकार कोई व्यक्ति ऐसे तरीके खोजने के लिए उन्होंने जानना चाहा कि किस प्रकार आराम से मौत को गले लगाया जा सकता है। मुंबई पुलिस को यह सब उनके मोबाइल फ़ोन की जांच, फॉरेंसिक जांच के बाद पता चला। पूरी जांच रिकॉर्ड, उनकी कॉल डिटेल्स भी मुंबई पुलिस ने खंगाले, मगर प्रथम दृष्टिया जो चीज़ें सामने आई उनमें ये 3 चीज़ें थी कि गूगल में उन्होंने 3 चीज़ों के बारे में जानना चाहा था। 14 जून की सुबह 9 बजे उन्होंने अपनी बहन से यूएसए में बात की। क्या बात करी ये बात स्पष्ट नहीं है, भाई बहनों की बातचीत हुई। इसके बाद उन्होंने जूस पिया, अपनी दवाइयाँ ली। कौन सी दवाइयाँ? मेंटल डिसऑर्डर की दवाइयाँ, जो वो मानसिक डॉक्टरों से 3 साइकेट्रिस्ट से सलाह करने के बाद ले रहे थे, वो उन्होंने खाई, अपने बेडरूम में चले गए। इसके बाद प्रातःकाल 11:30 में उनके नौकरों ने उन्हें उनके बेडरूम में एक पंखे से लटकता पाया। इसी दिन यानी कि 14 जून को पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट आती है, जिसमें मृत्यु का कारण दम घुटना बताया गया। 25 जून को फाइनल रिपोर्ट आती है। इसमें भी इसी बात को कंफर्म किया गया कि उनकी मृत्यु फांसी लगने से जो दम घुटा उसके चलते हुई है। 1 महीने के बाद 27 जुलाई को जो विसरा रिपोर्ट आई है, उसमें भी यही बात की पुष्टि की गई है कि उनकी मृत्यु का कारण दम घुटना था। मुंबई की पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी मैनेजर, फिल्म कलाकारों के जो काम को देखते हैं उनको मैनेजर या एजेंट कहा जाता है, वे अपनी मैनेजर दिशा सेलियान की मौत के बाद से डिप्रेशन में थे। मुंबई की तिलस्मी दुनिया में इस मौत को लेकर नाना प्रकार की चर्चा हो रही थी और राजपूत इससे बेहद परेशान बताए जाते थे। दिशा ने कुछ अरसा पहले ही एक 13वें माले से कूदकर आत्महत्या कर ली थी और इसको लेकर नाना प्रकार की चर्चाएं थीं। किसी में दिशा की मौत का जिम्मेदार राजपूत को ठहराया जा रहा था। नाना प्रकार की बात उनके और दिशा के संबंधों को लेकर कही जा रही थी, जिससे मानसिक चिकित्सकों ने पुलिस को बताया सुशांत सिंह राजपूत बहुत परेशान थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने अपनी आत्महत्या की थ्योरी के प्रमाण के तौर पर यह जानकारी भी मीडिया से साझा की कि राजपूत ने पहले अपनी बेल्ट से, चमड़े की बेल्ट से आत्महत्या करने का प्रयास किया और उसके बाद जब वो सफल नहीं हुआ तो उन्होंने अपने कुर्ते, जिसका कि हरा रंग था, उस कुर्ते से फांसी लगा ली। मुंबई पुलिस की जांच चली रही थी कि मीडिया का ट्रायल शुरू हो गया। पहले बॉलीवुड में फैले भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म को लेकर एक मसालेदार डिबेट चरणी मीडिया ने चलाना शुरू किया। फिल्म निर्माता करण जौहर, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली, सलमान खान समेत कई लोगों पर मुकदमा तक पटना की अदालत में एक वकील, हाईकोर्ट पटना में एक वकील सुधीर कुमार ओझा साहब ने यह कहते हुए दर्ज करा दिया कि भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म के चलते सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करी और उसके लिए जिम्मेदार इन नामचीन लोगों को बताया गया। बहुत हंगामा मचा, बहुत कैरेक्टर एसोसिएशन इन सारे लोगों का हमारे चरणी मीडिया ने शुरू कर दिया। हालांकि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ था ये बाद में 8 जुलाई को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर बॉलीवुड की वीरांगना कंगना रनौत, आप सब नामों को गौर से देखिएगा कि कौन सा मीडिया है और कौन लोग हैं जो इस पूरे प्रकरण में बगैर किसी वाजिब जानकारी के हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसमें उतर आई मुंबई की फिल्मी दुनिया की वीरांगना कंगना रनौत। कंगना रनौत ने एक स्पेशल टीवी शो में फेमस टीवी शो में महाज्ञानी एंकर, रिपब्लिक टीवी के मालिक संपादक अर्णव गोस्वामी साहब को बताया कि मूवी माफिया
जिसका नाम हमने ऊपर लिया जिन 8-9 लोगों का, उन्होंने उसको मूवी माफिया कहा और उसको आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। महाज्ञानी अर्णव गोस्वामी जी, जो इन सब 9 o'clock जजेस में 9 बजे के न्यायाधीशों में सबसे सीनियर हैं, वे तब तक अपना निर्णय और अपना ध्यान पूरी तरह बॉम्बे के इस मूवी माफिया में केंद्रित करके इन सब का जमकर कैरेक्टर असैसिनेशन करने का मन बना चुके थे। और इनकी देखा देखी जो जूनियर जजेस हैं, रात्रि 9 बजे के मीडिया के जूनियर जजेस, वो भी अपने काम में लग गए थे। तब तक हत्या का कोई दूर दूर तक जिक्र नहीं था। 25 जुलाई से लेकिन माहौल बदलने लगा। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या 14 जून को हुई। माहौल तब तक केंद्रित रहा 14 जून से 25 जुलाई तक मीडिया में नेपोटिज्म, बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर। 25 जुलाई से लेकिन माहौल बदला। इस दिन राजपूत के पिता के सिंह ने पटना में एक एफआईआर दर्ज कराई अपने मृत बेटे की प्रेमिका फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के 6 लोगों के खिलाफ, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने रिया पर सुशांत के संग फिनेंशियल चीटिंग, वित्तीय धोखाधड़ी और मानसिक उत्पीड़न का आरोप भी लगाया। 18 जुलाई 2020 को रिया चक्रवर्ती एवं अन्य के खिलाफ पटना की एक अदालत ने मुकदमा दर्ज कर लिया और यहीं से एक बड़े पैमाने पर राजनीति भी शुरू हो गई। कैरेक्टर असैसिनेशन तो अलग अलग लोगों का चल ही रहा था, अब इसमें पॉलिटिकल लोग भी घुस आए। जो मामला पहले एक अवसाद के चलते हुई मौत का था, डिप्रेशन के चलते हुई मौत का था, वो अब हत्या की ओर ले जाया जाने लगा। पहले उसके निशाने पर बॉलीवुड था, अब इन मीडिया के न्यायाधीशों ने, 9 o'clock जजेस ने उसका पूरा का पूरा ट्रेंड बदल दिया और अपना नया ट्रायल शुरू किया और सारा फोकस रिया चक्रवर्ती और महाराष्ट्र सरकार पर केंद्रित कर दिया। रिया चक्रवर्ती, आप जानते हैं, इसके चलते सुप्रीम कोर्ट चले गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि पटना में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको भी मुंबई में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें पटना की पुलिस से न्याय की उम्मीद नहीं है और क्राइम का क्षेत्र भी, यदि क्राइम है या फिर आत्महत्या का इलाका भी, मुंबई है। इस बीच केंद्र सरकार की एक एजेंसी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो वित्तीय मामलों के, हेराफेरी के मामलों के लिए अधिकृत एजेंसी है। उसने भी बहती गंगा में डुबकी लगाने का मन बना लिया और के राजपूत की एफआईआर के आधार पर, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया था कि 15 करोड़ रुपए रिया चक्रवर्ती ने उनके बेटे के ठगे हैं, बेटे से लिए हैं या धोखाधड़ी की है, उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाकर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ और उनके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मुंबई पुलिस इस बीच लगातार कहती रही कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन 9 बजे के न्यायाधीशों ने मुंबई पुलिस की बदनामी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अपनी साख में आई आंच से परेशान होकर मुंबई पुलिस ने सुशांत और रिया के खातों की फॉरेंसिक जांच कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऑडिट कंपनी ग्रांट थॉर्ंटन को नियुक्त भी कर दिया, जैसे कि सच सामने आ सके। इस बीच पटना की पुलिस जब जांच करने के लिए, वहां के एक आईपीएस ऑफिसर जांच करने के लिए मुंबई गए, तो उन्हें मुंबई पुलिस ने क्वारंटाइन कर दिया नियमों के अनुसार जो लागू थे कि हवाई यात्रा से जो व्यक्ति मुंबई लैंड करेगा उसको 14 दिन क्वारंटाइन में लेना होगा। इस पर नाना प्रकार की बातें हैं। कईयों का मानना है कि उनको क्वारंटाइन नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी ने उनको क्वारंटाइन करा। इससे मामला मुंबई सरकार के खिलाफ जाता हुआ नजर आने लगा। ऐसी आशंका बलवती होने लगी कि ये जानबूझकर कुछ छिपाना चाहते हैं। बहरहाल, इस बीच पूरे देश भर और विदेश में मौजूद कथित सुशांत के फैंस ने पूरे प्रकरण को सीबीआई जांच की मांग शुरू कर दी। जबरदस्त मांग। बिहारी मूल के फिल्म अभिनेता शेखर सुमन भी इसमें कूद पड़े। उन्होंने जस्टिस फॉर सुशांत फोरम बनाकर पहले सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन अचानक वो बैकआउट कर गए। उन्होंने कहा कि सुशांत के परिजनों का व्यवहार उनकी समझ में नहीं आया, इसलिए वो इस मामले से अपने आप को अलग कर रहे हैं। इस बीच ट्विटर में कैंडल फॉर एसएसआर, कैंडल फॉर सुशांत सिंह राजपूत नाम से एक हैंडल शुरू किया गया, जिसमें 20 लाख लोगों ने ट्वीट करके सीबीआई की रट लगानी शुरू कर दी। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जो इन दिनों हाशिए में हैं,
भाजपा का वर्तमान नेतृत्व उनको कोई खास महत्व नहीं देता है, वे भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग करी। महाराष्ट्र सरकार लेकिन अपनी बात पर डटी रही। उन्होंने कहा ये प्रकरण सीबीआई जांच के लिए कतई भी नहीं बनता है। उन्होंने सीबीआई जांच कराने से मना कर दिया। महाराष्ट्र सरकार का, महाराष्ट्र पुलिस का मानना है कि मुंबई पुलिस पूरी निष्पक्षता से जांच कर रही है। 60 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, इसलिए सीबीआई का कोई भी औचित्य यहां नहीं बनता है। इस बीच मीडिया ट्रायल जो शुरू हुआ वो आप जरूर, मैं आपको 2 वीडियोस दिखा रहा हूं। इसमें 2 सबसे सीनियर मोस्ट मीडिया के 9 o'clock के जजेस, 9 बजे के न्यायाधीशों के छोटे छोटे मीडिया हैं। जिन तेवरों के साथ और जिस अंदाज में वो बात को रख रहे हैं, उससे लगता है कि सीबीआई, मुंबई पुलिस सब बेकार है। यदि ये 2 महानुभाव मान्यवर नहीं होते तो कोई भी राज नहीं खुल पाता। सारे षड्यंत्र का यही पर्दाफाश कर रहे हैं, निर्णय भी यही दे रहे हैं। आप इनके तेवर देखिए और समझिए कि किस प्रकार मीडिया आज के दौर में रोल निभा रहा है, अपना घातक रोल। दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि अब इस केस की जांच सीबीआई करेगी। केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। जिन लोगों ने दिशा सालियान को मारा वो बच नहीं पाएंगे। जिन लोगों ने हत्यारों को बचाने के लिए आत्महत्या वाली साजिश की वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अब सुशांत केस की जांच उद्धव ठाकरे सरकार के हाथ में खेलने वाली मुंबई पुलिस नहीं करेगी। पूरे पेजेस के साथ और पूरे फैक्ट्स के साथ आज जवाब देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमारी लगातार मेहनत, कई चैनल्स ने इस पर बड़ी बड़ी मुहिम चलाई, कई चैनल्स इस पर तमाशा कर रहे थे, लेकिन आज न्यूज 18 इंडिया पर आर पार में हम सत्य की लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। हवाबाजी नहीं है, सत्य बताएंगे आपको कि कौन कहां से कितना कनेक्टेड है, किसके पैसे कहां से कितने आए। आज आर पार के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक ऐसा खुलासा जो शायद कभी नहीं हुआ, इस पड़ताल को पलटने वाला खुलासा देखिए आर पार में आज। बहरहाल इसके बाद बिहार सरकार, सुशासन बाबू, नीतीश कुमार की सरकार ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। उन्होंने के सिंह की एफआईआर पर इस मामले की जांच की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश केंद्र से कर दी। आनन फानन में केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया, सीबीआई को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया। 5 अगस्त 2020 को रिया चक्रवर्ती के पिटीशन पर जब सुनवाई चल रही थी, तब भारत के महाअधिवक्ता तुषार मेहता साहब ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सीबीआई की जांच का आदेश केंद्र सरकार दे चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण पर पूरी बहस कंप्लीट हो चुकी है कि मुंबई में वे अपराध की जांच भला बिहार सरकार की सिफारिश पर कैसे तब्दील हो सकती है। हमारे 9 बजे के न्यायाधीश इस मुद्दे पर खामोश हैं, अभी वो शांत बैठे हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे वे लगातार बढ़ रही बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, डूबती अर्थव्यवस्था, जम्मू कश्मीर में पिछले 1 बरस से लगभग लॉकडाउन की स्थिति, यानी हर एक ऐसे मुद्दे पर जिससे वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान को असहूलियत होती है, वे खामोश हैं। वे लगातार प्राइम टाइम डिबेट में रिया चक्रवर्ती, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अपना अभियान जारी रखे हैं। उनके पैनलिस्ट भी वे सब होते हैं जो पहले बॉलीवुड के बड़े निर्माताओं, एक्टरों को राजपूत की मौत का जिम्मेदार बता रहे थे, नेपोटिज्म को जिम्मेदार बता रहे थे। अब सारा फोकस रिया चक्रवर्ती और राज्य सरकार में है। ऐसी बेहूदी दलीलें सामने रखी जा रही हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने रखी जा रही हैं, जनता को परोसी जा रही हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं है। कभी खांटी शिव सैनिक रहे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में भाजपा में शामिल हो गए नारायण सिंह राणे एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा डाला कि राजपूत की हत्या की गई है, और उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी मैनेजर दिशा सालियान की भी हत्या हुई थी और हत्या से पहले गैंग रेप किया था,
जिसमें कुछ राज्य के बड़े लोग शामिल थे। उन लोगों ने रेप के बाद दिशा सालियान को 13वें माले से नीचे फेंक दिया। मरने से पहले बकौल नारायण राणे दिशा ने अपनी मृत्यु से पहले राजपूत को फोन के द्वारा ये बात बता दी, इसलिए इन लोगों ने राजपूत का भी मर्डर कर दिया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पत्रकारों ने कुछ असहज प्रश्न करने शुरू किए कि साहब इसका प्रमाण क्या है आपके पास, तो नारायण सिंह राणे बगले झांकते रहे और उन्होंने कोई भी टिप्पणी आगे नहीं करी, कोई सबूत नहीं दिया। लेकिन आज के दौर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़े विश्वविद्यालय व्हाट्सएप ने इस पर एक के बाद एक थ्योरीज जारी कर दी। मैसेजेस आने लगे हैं कि जो व्यक्ति का नाम ले रहे थे, गैंगरेप में शामिल जिस बड़े आदमी का नाम ले रहे थे, वो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे हैं, जो इस समय सरकार में मंत्री भी हैं। इतना नॉनसेंस, इतनी गंदगी, इतना कीचड़ सब के सब व्हाट्सएप विश्वविद्यालय द्वारा शुरू कर दिया गया है। फतवे जारी हो चुके हैं और इसी कारण कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच नहीं कराए। अब आते हैं ताजा तरीन खबर पर, आज की खबर पर। वो खबर जो है, वो खबर हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैनेजरों को नहीं, जजों को नहीं भाएगी। वो मायूस होंगे, उनके भक्तगण भी मायूस होंगे। ईडी के हवाले से द इंडियन एक्सप्रेस में आज छपा है फ्रंट पेज पर कि रिया चक्रवर्ती के खाते में राजपूत सुशांत सिंह राजपूत के खाते से 15 करोड़ रुपए जैसे कोई भी रकम ट्रांसफ़र होने की बात सामने नहीं आई है। राजपूत के खाते में 15 करोड़ की रकम थी कुछ अरसा पहले तक, कुछ महीनों पहले तक, जिसका कि इस्तेमाल उन्होंने अपने जीवित रहते अपने इनकम टैक्स व अन्य टैक्सों के लिए किया, साथ ही अपनी हवाई यात्राओं के लिए उन्होंने किया। रिया के खाते में कोई भी पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निर्देशालय, जो केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है, वो कह रही है। यह तो साफ हो गया है अब कि रिया के खाते में ना तो कोई पैसा आया, ना ही रिया राजपूत के खातों में जॉइंट अकाउंट होल्डर थी या ऑथराइज्ड सिग्नेटरी थी जिससे कि वो पैसा निकाल सकें। तब क्यों कर के सिंह साहब ने, राजपूत के पिता ने 25 जुलाई को दर्ज एफआईआर में यह आरोप लगाए, ये जांच का विषय है। अब बात करते हैं दोस्तों सीबीआई के अधिकार क्षेत्र की। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके पिता की एफआईआर पर एक्शन लेते हुए सुशासन बाबू की सरकार ने जिस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है और जिस प्रकार सीबीआई से जांच कराने का आदेश केंद्र सरकार ने दे दिया है, उससे यह प्रश्न उठने लगे हैं कि क्या बिहार सरकार का यह कदम कानून सम्मत था, एज पर लॉ था या नहीं, और केंद्र सरकार का कदम भी एज पर लॉ था, कानून सम्मत था या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में, जैसे मैंने आपको बताया, इस विषय पर बहस पूरी हो चुकी है। न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। 2-1 दिन में उनका निर्णय शायद आ जाएगा। इस बीच केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई की जांच की मांग को स्वीकारने के बाद केंद्र और राज्य के अधिकारों का मुद्दा उठ गया है। आप जानते हैं संविधान में स्पष्ट है, 3 प्रकार की लिस्ट हैं, सूचियां हैं। एक, केंद्र सरकार के क्या अधिकार होंगे, सेंट्रल के, दूसरा राज्य सरकार के क्या अधिकार होंगे, और तीसरी सूची जिसे हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, जिसमें राज्य सरकार का भी दखल होता है और केंद्र सरकार का भी। वर्तमान मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला लॉ एंड ऑर्डर का और क्राइम का मामला है। इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं। इसलिए यह व्यवस्था है कि यदि कोई केंद्रीय जांच एजेंसी किसी मामले में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यदि जांच करना चाहती है, तो उसके केवल 2 तरीके हैं। या तो राज्य की सरकार ऐसी कोई संस्तुति सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को करे, सिफारिश करे, और सीबीआई या केंद्र सरकार चाहे तो ही मामला फिर दर्ज होता है। दूसरा है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यदि कोई आदेश देती है तो किसी भी मामले की जांच राज्य सरकार चाहे या ना चाहे सीबीआई करती है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दरअसल सीबीआई जिस कानून के तहत बना है वो है दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। इस एक्ट के अंतर्गत यह बाध्यता है कि कानून व्यवस्था राज्य के विषय होने के चलते सीबीआई तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब राज्य सरकारें चाहें। हमारी एक एजेंसी है हालिया दिनों में बनी हुई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। ये पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनी है और टेरर के मामले, आतंकी गतिविधियों के मामले की जांच करती है। इस पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। कोई भी आतंकी गतिविधियां हैं या शक है, उस पर NIA
कहीं भी जा सकती है, किसी राज्य सरकार से परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन सीबीआई के साथ ये बाध्यता है। दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 का एक सेक्शन 6 है जो यह कहता है कि सीबीआई कैन नॉट एक्सरसाइज पावर्स एंड ज्यूरिडिक्शन इन एनी एरिया इन अ स्टेट नॉट बीइंग अ यूनियन टेरिटरी और रेलवे एरिया विदाउट कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट। ये बिल्कुल स्पष्ट कह दिया गया है। एक्ट कहता है कि अगर वो रेलवे की संपत्ति ना हो जहां पर कोई अपराध हुआ हो, या रेलवे से जुड़ा अपराध ना हो, या वो यूनियन टेरिटरी ना हो, उसके अतिरिक्त अगर वो कोई पूर्ण राज्य है तो वहां सीबीआई इस सेक्शन 6 के अंतर्गत ये बाध्यता है, बगैर परमिशन जांच नहीं कर सकती है। यही कारण है, आपको याद होगा एक प्रावधान और भी है कि राज्य सरकारें सीबीआई को एक ब्लैंकेट परमिशन दे देती हैं, जनरल परमिशन दे देती हैं कि वो किसी मामले की जांच करना चाहें तो कर सकती हैं। कई राज्यों में ये परमिशन इस दौर में विड्रॉ कर ली है। राजस्थान ने करी है, मध्य प्रदेश मुझे याद नहीं मगर आंध्र प्रदेश ने करी है, 8 या 9 राज्य, पश्चिम बंगाल ने करी है। उन्होंने सीबीआई को दी हुई जनरल कंसेंट विड्रॉ कर दी है। स्पष्ट है कि बिहार सरकार ने इस सेक्शन 6 के अंतर्गत जो कहा गया है उसका उल्लंघन करते हुए गलत सिफारिश की और केंद्र सरकार ने गलत तरीके से सीबीआई को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। हालांकि आजकल परसों में फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ जाएगा, अगले सप्ताह आ जाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टिया और कानूनविदों की राय में यह साफ गलत नजर आता है। राज्य सरकारों के अलावा केवल न्यायालयों को, मैंने आपको बताया, अधिकार है कि वह ऐसा आदेश दे सकती हैं। यह बात भी उठ रही है कि इस मौत को इतना तूल दिए जाने के पीछे राजनीतिक कारण है। ये बात क्यों उठ रही है? ये बात इसलिए उठ रही है कि बिहार में इस वर्ष के अंत में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। सुशांत सिंह राजपूत बिहार से आते हैं, राजपूत कम्युनिटी के हैं, एक बड़ा वोट बैंक राजपूत कम्युनिटी का वहाँ है, तो ऐसी आशंका भी उठ रही है। कहा जाने लगा है, विपक्षी दलों द्वारा विशेष रूप से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार और नीतीश कुमार की सरकार ठाकुर या राजपूत वोटरों को लुभाने की दृष्टि से ये एक्शन ले रही है। ऐसा पहले भी हुआ है दोस्तों, 2015 में जब बिहार में चुनाव हो रहे थे, उसी दौर में नेपाल में मधेशी आंदोलन अपने चरम पर था। बिहार मूल के लोग जो मधेशी कहलाते हैं नेपाल में, वे अपने लिए अलग प्रांत बनाने की मांग कर रहे थे। उस समय भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, वर्तमान ही सरकार तब भी थी, वर्तमान दल की सरकार भाजपा की, उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया था। आप जानते हैं नेपाल लैंड लॉक कंट्री है, सारा सामान भारत के रास्तों से जाता है, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब भारत के रास्तों से होता है। वहाँ त्राही त्राही मच गई थी। तब भी ये आरोप लगा था कि बिहार में वोटरों को लुभाने के लिए नेपाली बिहारियों को प्रभावित किया जा रहा है, उनके आंदोलन को सपोर्ट किया जा रहा है ताकि सरकार को फ़ायदा मिल सके। बहरहाल ये 9 o'clock के जो जजेस हैं, रात्रि 9 बजे के जो न्यायाधीश हैं, शूरवीर न्यायाधीश हैं, इन लोगों से सतर्क रहिए। निष्पक्ष खबरों से इनका कोई वास्ता नहीं है। ये अपना एनालिसिस करते हैं जो इनको भाता है, ये अपना जजमेंट देते हैं। ये जो कहते हैं वो ज़रूरी नहीं इनकी सोच या इनकी कहे की भाषा हो, वो कहीं और के इशारे की भाषा भी हो सकती है। इसलिए अनुरोध है आपका कि समाचार पत्रों पर जिन पर आपका पहले से यकीन था उन पर यकीन बनाए रखें, या जो अच्छे चैनल हैं, निष्पक्ष चैनल हैं, उनको देखिए। कई न्यूज़ पोर्टल्स हैं, उनको देखिए। 9 o'clock के जजेस, रात्रि 9 बजे के न्यायाधीशों से दोस्तों बच के रहिए। आज अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे, भविष्य में आप जरूर निश्चित तौर पर पछताएंगे। धन्यवाद।